क्या तुम्हारी माँ मर गई तो मेरे बेटे को रात भर खटाओगी? कुछ अच्छा किया है जो जवाब दे रही हो? गर्म चाय का कप मेरे चेहरे पर आ गिरा, माथे से बहती हुई, गालों से गुड़ती हुई चाय की काली धार मेरे गले और फिर मेरे शोक के सजेद कपहों पर बहने लगी। पूरा माहौल जैसे जम सा गया। मेरी अपनी माँ की 13वीं के दिन दर्जनों मेहमानों और रिश्तेदारों के सामने मैं, उनकी बहू, एक ची भी नहीं निकाल सकी, बस अपने होंठ काट कर खई रह गई। मेरा पति रोहन एक कदम भी नहीं हिला। मैंने 10 साल सहे थे, गरीब घर की होने के ताने, त्योहारों पर रसोई में घुट घुट कर जीना और हर रात बाथरूम में दबाई हुई सिसकियां, सब कुछ बर्दाश्त किया था। लेकिन उस दिन मेरी माँ की आखिरी रस्म को रौंदने वाली उस एक कप चाय ने सब कुछ बदल दिया। मैं रोई नहीं, इसके बजाय मैंने खामोशी से एक फैसला किया और फिर मैंने ऐसे दम उठाने शुरू किए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद उस घर में क्या हुआ होगा, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो स्वास्थ्य और सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। गेंदे के फूलों की महक मेरी नाक में चुभ रही थी। सफेद गेंदे, पीले गेंदे, अनगिनत फूल माँ की तस्वीर के सामने ढेर लगे थे। उस तस्वीर में माँ मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें उनकी झुर्रियों भरी आंखों में अभी भी जैसे ममता बाई हो। प्रिया यानी मैं अपनी बाह पर शोक की पट्टी बांधे मेहमानों के सामने खड़ी थी। आंखें सूज चुकी थीं और गला सूख रहा था, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। मेहमानों की तार लगी थी और मैं एक एक करके सबके सामने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद कर रही थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शुक्रिया, आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही शब्द मैंने दर्जनों सैकड़ों बार दोहराए। मेरी आवाज़ बैठ गई थी और घुटने अक गए थे, फिर भी मैं अपनी जगह पर डटी रही। यह मेरी माँ का आखिरी सर था। एक बेटी होने के नाते यह आखिरी चीज थी जो मैं उनके लिए कर सकती थी। एक कोने में कुछ रिश्तेदार धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। प्रिया की माँ इतनी जल्दी चली जाएंगी सोचा नहीं था। जब कैंसर का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये शब्द हवा की तरह मेरे कानों से घुरे, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। मैं टूट नहीं सकती थी। अगर अभी टूट गई तो शायद फिर कभी खई नहीं हो पाऊंगी। 13वीं के दूसरे दिन दोपहर में मेरे ससुराल वाले पहुंचे। मुझे पता था कि वे आएंगे, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में एक भारीपन था जिसे मैं नगरंदा नहीं कर सकती थी। मेरी सास कमला देवी सबसे पहले अंदर आईं। उन्होंने काले कपड़े पहने थे, लेकिन उनके चेहरे पर शोक का कोई भाव नहीं था। उनके होंठ कसकर बंद थे और उनकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वे किसी ऐसी जगह आ गई हों जहां उन्हें नहीं आना चाहिए था। मेरा पति रोहन अपनी माँ के पीछे पीछे आया। वह मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। भावहीन चेहरा, दोनों हाथ जेब में, जैसे वह किसी और के मातम में बस थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। मैं धीरे से अपनी सास के पास गई। माँ जी, आप आ गईं, सिर में तकलीफ तो नहीं हुई? कमला देवी ने जवाब देने के बजाय एक लंबी ठंडी सांस ली। उन्होंने अपनी आंखें सिकोकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ऐसे सिर हिलाया जैसे मैं कोई निराशाजनक ची हूं। यह सब माँ की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाने से पहले हुआ। उनका असंतोष पहले बाहर आया। रोहन, ये क्या हाल बना रखा है? कई दिनों से सोए नहीं हो क्या? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी सास ने उसकी चुप्पी का अपने तरीके से मतलब निकाला। तभी मैंने कहा था, इस घर में तुम्हारी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरे हाथ हल्के से कांप उठे। क्या उन्हें एहसास था कि वह कहाँ खड़ी हैं? मेरी माँ की तस्वीर ठीक उनके पीछे थी। आसपास मेहमान खड़े थे, लेकिन कमला देवी के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। उनकी आवाज़ और ऊंची हो गई। मेरे रोहन को दिन रात खटाती है और जब अपने मायके की बात आती है तो मेरे बेटे को ढाल बना लेती है। हॉल में हवा जैसे जम गई। बातें करते हुए मेहमानों ने एक साथ हमारी तरफ सिर घुमाया। दर्जनों आंखें एक ही पल में मुझ पर टिक गईं। मेरा दिल जैसे धक से नीचे गिर गया। मेरे कान सुन्न हो गए और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन मैंने हिम्मत बटोरकर मुंह खोला। माँ जी, यह किसी की मृत्यु का अवसर है। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने साफ साफ कहा, मैं अपनी माँ के सामने और यादा बेबस नहीं दिखना चाहती थी। मेरे इस एक वाक्य ने आग में घी का काम किया। कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखें बही हो गईं और होंठ फंकने लगे। क्या तू अब मुझे बांध लाएगी? उनकी दाहिनी हाथ की हरकत पलक झपकते ही हुई।
उनके हाथ में पका काग का कप जिसमें गर्म चाय थी सीधा मेरे चेहरे की ओर उछला। गर्म, बहुत गर्म, माथे से बहती हुई, गालों को जलाती हुई। चाय की काली धार मेरे गले से होते हुए मेरे सेद कपों पर फैल गई। मेरी त्वचा में जलन हो रही थी और आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। चाय की गंध ने गेंदे के फूलों की महक को दबा दिया। मैं ची नहीं, न कोई सिसकी न कोई आंसू। मैंने बस अपने निचले होंठ को गोर से काट लिया, इतना गोर से कि ऊन का स्वाद महसूस होने लगा, और मैं उसी जगह पर मूर्ति की तरह खई रही। पूरा हॉल जैसे रुक गया था, कोई हिल नहीं रहा था। मेहमान मुंह खोले यह सब देख रहे थे, और मेरा पति रोहन 1 इंच भी नहीं हिला। अपनी पत्नी के चेहरे पर गर्म चाय बहते हुए देखकर भी न तो उसने अपनी मां को रोका, न ही मेरे पास आया। वह बस खा रहा, जैसे यह सब उससे जुआ ही न हो। कमला देवी रुकी नहीं, उन्होंने और ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। जाहिल, गंवार, सास से बान लहाने वाली बहू मैंने कहीं नहीं देखी। मेरे चेहरे पर चाय धीरे धीरे सूख रही थी, जलती हुई त्वचा पर ठंडी हवा लग रही थी। मेरे चेहरे पर छाले पड़ने लगे थे, लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, या शायद हो रहा था पर कोई और बहादर्द उसे दबा रहा था। मेहमानों के बीच से फुसफुसाहटें आने लगीं। यह तो हद हो गई, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? उसका पति क्यों चुपचाप खा है? मैं सब सुन रही थी, लेकिन मेरे कानों में सबसे ऊंची आवाज मेरी मां की थी। प्रिया बेटा, तू बहुत सह रही है। अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए मां ने अपने सूखे हाथों से मेरा हाथ पककर कहा था। तब मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया था, सब ठीक है मां, आप चिंता मत करो। लेकिन मां जानती थीं, वह जानती थीं कि उनकी बेटी कितनी तकलीफ में है, उस घर में उसे कितना कुचला जा रहा है। और आज उसी मां की आखिरी रस्म में मेरी सास ने मेरी मां की बेटी के चेहरे पर चाय फेंक दी थी। उन्होंने मां के आखिरी सम्मान को भी मैला कर दिया था। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ के पिछले हिस्से से चाय पोंछी। मेरे कांपते हुए हाथ अचानक रुक गए। मेरा दिल जैसे ठंडा पक गया। यह गुस्सा नहीं था, दुहक भी नहीं था। यह ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पुरानी इमारत अपना आखिरी खंभा खोने के बाद आमोशी से ढह जाती है। 10 साल का मेरा सब्र उसी पल टूट गया। सास अभी भी चिल्ला रही थीं, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पति का भावहीन चेहरा दिखा, लेकिन अब उससे तकलीफ नहीं हुई। मैंने चेहरे पर लगे चाय के दाग को बिना पोंछे वापस मेहमानों की ओर मुगातिब हुई। मैंने सिर झुकाया और बिना कांपती हुई आवाज में कहा, आने के लिए आपका शुक्रिया। यह देखकर मेहमान हैरान रह गए। मेरी सास ने हूं की आवाज निकाली, रोहन का हाथ पका और वहां से चली गई। मेरे पति ने एक बार भी पीछे मुंह कर नहीं देखा। उस रात गाली हॉल में मैं अकेली अपनी मां की तस्वीर को देखती रही। आंसू बहे, लेकिन मैं सिसकी नहीं। बस आमोशी से आंसू मेरे गालों पर बहते रहे और मैंने मन ही मन कहा, मां, अब मैं और नहीं सहूंगी। यह गुस्से में कहा गया वाक्य नहीं था। मेरी आंखें पहले से कहीं यादासार और ठंडी थीं। 10 सालों में जमा हुआ हर अपमान, हर ताना और हर नरंदाई का एहसास एक मजबूत इरादे में बदल रहा था। अब और नहीं रोना है, अब और सिर नहीं झुकाना है। मुझे इस घर से निकलना ही होगा। मैंने तस्वीर में मां की मुस्कान को देर तक देखा, फिर मैं धीरे धीरे खई हुई। मेरे चेहरे पर जलने का निशान दुख रहा था, लेकिन मेरे दमों में कोई लखाहट नहीं थी। हॉल के लंबे गलियारे से बाहर निकलती हुई मेरी पीठ पहले जैसी नहीं थी। मेरे झुके हुए कंधे अब सीधे थे, मेरा सिर सामने की ओर था। कोई नहीं जानता था, उस रात उस जगह पर एक औरत की जिंदगी ने पूरी तरह से एक नया मोड़ ले लिया था, और वह औरत आगे क्या करने वाली थी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी के दिन मुझे लगा था कि मैं दुनिया की सबसे उश इंसान हूं। सचेद लहंगे में जब मैं मंडप की ओर बार रही थी, तो मैंने सोचा था कि आगे की जिंदगी फूलों की सेज होगी, लेकिन इस भ्रम को टूटने में एक दिन भी नहीं लगा। शादी की पहली रात मेरी सास ने मुझे रसोई में बुलाया। सुबह के 5 बजे थे। ससुर जी के लिए नाश्ता बनाने का हुक्म था। मैं नींद भरी आंखों से रसोई में खजी थी। उस अजनबी रसोई में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं घबराई हुई थी और मेरी सास हाथ बांधकर मुझे देख रही थी। हम रीब घर की है ना? तभी तो घर का काम भी नहीं सीखा। यह सिर्फ शुरुआत थी। हरीब घर की, यह शब्द उनकी बान पर दिन में कई बार आता था। खाना बनाते समय, कपड़े धोते समय, मेहमानों के आने पर, जैसे यह मेरे नाम के साथ जोहा एक उपनाम हो। उनके लिए मेरा मायका हमेशा तुलना का विषय था। ससुराल वालों की एक छोटी सी मसालों की कंपनी थी, शक्ति मसाले,
और मेरी सास को इस पर बहुत घमंड था। वहीं मेरा मायका एक साधारण परिवार था। मेरे पिता जल्दी घुर गए थे और माँ ने अकेले मुझे पाला था। घर में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मेरी सास इस बात को बार बार कुरेदती थी। त्योहारों पर यह और भी बच जाता था। जब सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते तो वह जानबूझकर कहती, हमारी बहू में थोड़ी कमी तो है, जैसा घर वैसी ही होगी ना। यह सब वह सबके सामने कहती थी। मैं रसोई में पकवान बनाते हुए यह सब सुनती थी। मेरे हाथ में पक्की करछी कस जाती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप काम करती रहती थी। ससुराल के किसी भी कार्यक्रम में मेरी जगह हमेशा रसोई ही होती थी। जब बैठक में हंसी महक की आवाज़ें आती, मैं सिंक के पास बर्तन धो रही होती थी। कोई मुझे बैठक में नहीं बुलाता था। अगर मैं कभी बाहर निकल भी आती तो मेरी सास आंखों के इशारे से मुझे वापस रसोई में भेज देती थी। बिना कहे मैं समझ जाती थी, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। जब पढ़ाई लिखाई की बात होती तो यह और भी मुश्किल हो जाता। जब सास की कोई सहेली पूछती, आपकी बहू कहाँ तक पढ़ी है, तो वह मेरी जगह गुद जवाब देती, अरे ये सब मत पूछिए, हमारे घर के लायक नहीं है। मैं कॉलेज ग्रेजुएट थी, किसी बड़े कॉलेज से नहीं, लेकिन माँ ने सब भी मंडी में काम करके मेरी ईस भरी थी। यह शर्म की बात नहीं थी, लेकिन मेरे ससुराल में मेरी पढ़ाई हमेशा महक का विषय थी। सबसे ज्यादा दुहक मेरे पति से होता था। रोहन अपनी माँ की बातें सुनता था, लेकिन कभी मेरा पक्ष नहीं लेता था, बल्कि वह भी साथ देता था। एक शाम न्यू देखते हुए मैंने अर्थव्यवस्था पर अपनी राय दी। बहुत मामूली सी बात थी। रोहन ने हंसकर कहा, तुम्हें इन चीजों के बारे में क्या पता, ज्यादा जानकार बनने की कोशिश मत करो। सास ने तुरंत कहा, सही कहा, जिसे कुछ ना आता हो उसे चुप ही रहना चाहिए। मैं चुप हो गई। मैंने रिमोट नीचे रखा और खामोशी से रसोई में चली गई। बर्तन धोते हुए आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने आवाज नहीं की। नल के पानी के शोर ने मेरी सिसकियों को छिपा लिया। ऐसा एक दो बार नहीं हुआ। मैं कुछ भी कहती, जवाब वही होता, तुम्हें क्या पता, चुप रहो। मेरी राय हमेशा बीच में काट दी जाती थी। फिर भी मैं सहती रही। मुझे लगता था कि चुप रहने से परिवार बना रहेगा, पति और सास वक्त के साथ बदल जाएंगे। अगर मैं और अच्छा करूंगी और सहूंगी तो एक दिन वे मुझे अपना लेंगे। इसी एक विश्वास के सहारे मैंने 10 साल गुजार दिए। रातें सबसे मुश्किल होती थीं। पति के सो जाने के बाद मैं बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती और रोती थी, मुंह पर तौलिया रखकर, ताकि आवाज बाहर न जाए। कंधे हिलते थे, सांस रुकती थी, पर मैं आवाज नहीं करती थी। अगर उन्हें पता चल जाता तो वे फिर से कहते, जाहिल कमोर रीब घर की है, इसलिए ऐसी है। और सुबह होते ही मैं एक सामान्य चेहरा बना लेती थी। आईने के सामने सूजी हुई आंखों पर ठंडा पानी डालती और मुस्कुराने की कोशिश करती थी। सब ठीक है, सब ठीक है, गुद से यह कहकर मैं दिन की शुरुआत करती थी। इस दुनिया में मेरा सिर एक ही सहारा था, मेरी माँ। माँ कभी कभी मुझे ओन करती थी। मैं हमेशा उश होने का नाटक करती थी, लेकिन माँ समझ जाती थी। मेरी आवाज़ की कंपी, मेरी हंसी के पीछे छिपे आंसू। प्रिया, तू फिर रोई थी ना? नहीं माँ, मैं सच में ठीक हूँ, झूठ मत बोल, मैं तेरी आवाज़ से पहचान लेती हूँ। जब माँ अस्पताल में भर्ती थी तो मैंने उनकी देखभाल के लिए जाने की बात कही। तब भी मेरी सास ने ताना मारा, देखो भीरा, बीमार, आंदान की बीमारी, यह सब हमारे पोते में आ गया। तो यह सुनकर भी मैं चिल्लाई नहीं, बस अपने मुंह के अंदर के हिस्से को काट लिया। ऊन का स्वाद बान पर फैला, लेकिन मैं सह गई। माँ के पास जाने के लिए मुझे सास की इहात चाहिए थी। अस्पताल में माँ ने मेरा हाथ पका। उनका हाथ सूखा और खुरदुरा था, जिंदगी भर मंडी में काम करके घिस चुका था। प्रिया बेटा, तू बहुत सह रही है। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक हो जाएगा माँ। ठीक नहीं है, माँ हूं, सब जानती हूं। माँ ने मेरे हाथ को सहलाते हुए कहा, अगर तू उश नहीं है तो मैं भी उश नहीं रह सकती। यह सुनकर मैं उद को रोक नहीं पाई और माँ की गोद में सिर रखकर रो पी। मैं सिर सिसक रही थी। माँ चुपचाप मेरे सिर पर हाथ फेरती रहीं। उनका वह स्पर्श ही मेरे लिए सब कुछ था। दुनिया कितनी भी बेरहम हो, ससुराल कितना भी आलिम हो, माँ का एक स्पर्श मुझे फिर से खगा कर देता था। माँ का ही सहारा था, जिसकी वजह से मैं 10 साल तक टिकी रही। लेकिन 13वीं के दिन मेरी सास ने उसी सहारे को रौंद दिया। माँ की तस्वीर के सामने उनकी बेटी के चेहरे पर चाय फेंक दी। रस्में पूरी करने के बाद जब मैं हाल ही घर लौटी तो मैं आईने के सामने खड़ी हुई।
माथे और गाल पर जलने का निशान लाल होकर सूज गया था। मैंने उंगली से उस निशान को छुआ, दर्द हुआ पर आंसू नहीं आए। 10 साल की सारी बातें एक एक करके मेरे दिमाग में घूमने लगी। गरीब घर की का ताना, जाहिल का अपमान, रसोई में घूरे त्योहार, अकेले में रोई हुई रातें और माँ का सूखा हुआ हाथ। मैंने आईने में खुद को घूर कर देखा, सूजी हुई आंखें, जलने का निशान, फटे हुए होंठ। लेकिन मेरी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो मैंने 10 सालों में कभी नहीं देखी थी। स्थिर, ठंडी, आमोश और मजबूत। यह गुस्सा नहीं था। गुस्सा गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। मेरे मन में जो जम रहा था वह कुछ और था। बर्फ जैसी ठंडी और चट्टान जैसी मजबूत एक प्रतिज्ञा। मुझे इस घर से निकलना है। अब मैं सिर झुकाकर जीने वाली बहू नहीं बनूंगी। मैंने आईने के सामने आंखें बंद की। माँ का चेहरा याद आया, तस्वीर वाली मुस्कान नहीं, अस्पताल में मेरा हाथ थामने वाला चेहरा। माँ, अब मैं और सहकर नहीं जीऊंगी। मैंने आंखें खोली और धीरे धीरे अपना सिर उठाया। जलने का निशान दुख रहा था, पर मैं न तो मुस्कुराई न ही रोई। एक आमोश इरादा मेरे पूरे वजूद को घेरे हुए था। एक ऐसी तात जो मैंने 10 सालों में कभी महसूस नहीं की थी। मेरे ससुराल की कंपनी का नाम था शक्ति मसाले। 30-40 कर्मचारियों वाली एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन मेरी सास के लिए यह किसी ताज से कम नहीं थी। अपनी सहेलियों की पार्टियों में वह हमेशा कंपनी की बातें करती थीं। हमारा तो बिजनेस वाला खानदान है, यह सबके बस की बात नहीं। और इस बात के अंत में हमेशा मेरे मायके को नीचा दिखाने वाली एक टिप्पणी भ्रूर होती थी। लेकिन मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में कुछ अजीब बातें महसूस की थीं। बाहर से शानदार दिखने वाली उस कंपनी से एक अजीब सी बू आती थी। मसालों की नहीं, बल्कि कुछ छिपाने वाले लोगों से आने वाली बू। जब भी कंपनी की बात होती, घर का माहौल बदल जाता। हमेशा खुलकर बोलने वाली मेरी सास जब भी हिसाब किताब या किसी सप्लायर की बात होती तो तुरंत मौदूर बदल देती थीं। एक त्योहार पर जब किसी रिश्तेदार ने पूछा, आजकल कंपनी कैसी चल रही है, तो मेरी सास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छी। यह भी कोई पूछने की बात है? और फिर तुरंत किसी और बात पर आ गई। मेरा पति रोहन भी ऐसा ही था। वह शक्ति मसाले में डायरेक्टर था, लेकिन कंपनी के आंकों की बात आते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता था। एक बार मैंने रात के खाने पर पूछा, जी आजकल कंपनी की सेल कैसी है? रोहन ने चम्मच कांटा पटक दिया। तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें जानकर क्या करना है? उसकी आवाज में चिक थी, लेकिन मैंने उसकी आंखों में चिक के पीछे छिपी एक बेचैनी देखी, जैसे कुछ पक्के जाने का डर हो। मुझे पहली बार कुछ गब का एहसास शादी के 5 साल बाद हुआ था। सास और ससुर बैठक में बात कर रहे थे। जैसे ही मैं चाय लेकर अंदर गई, उनकी बातें बंद हो गईं। सास ने मेरे पर फैले काज हाथ को जल्दी से पलट दिया और ससुर जी खांसते हुए टीवी देखने लगे। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 13वीं के बाद जब मैंने उन यादों को नई नजरों से देखा तो हर चीज का एक मतलब था। और फिर एक निर्णायक पल आया। 13वीं के कुछ दिनों बाद मैं स्टडी रूम सांग कर रही थी जब मुझे दरार में एक आइल मिली। शायद रोहन ने लापरवाही से रख दी थी। मैंने गाइल खोली, अंदर कुछ सौदे के एग्रीमेंट थे। मैंने पन्ने पलटे, एक ही तारीख, एक ही सप्लायर का नाम, एक ही रंग, लेकिन एग्रीमेंट की 2 कॉपियां थीं। अगले पन्ने पर भी वही था, एक ही सौदे के कई एग्रीमेंट। यह सामान्य नहीं था। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने आयल को वैसे ही वापस रख दिया जैसे वह थी। रोहन को शक नहीं होना चाहिए था। कुछ दिनों बाद मुझे पति के लिए टिफिन लेकर कंपनी जाना पड़ा। सास का हुक्म था। कंपनी में एक अकाउंटेंट जो 40-50 की उम्र की एक महिला थी ने मुझे रोका। वह मुझे एक कोने में ले गई और धीरे से बोली, मैडम आपके लिए न जानना ही बेहतर है, न जानना ही बेहतर है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। उस दिन से मैं बदल गई। बाहर से मैं वही थी, सास के सामने सिर झुकाती, पति की सुनती, लेकिन अंदर से मैं हर बात पर कान लगाए रखती थी। रोहन की ओन कॉल्स, सास की बातें, सप्लायर का नाम, रम, तारीखें, मैं सब कुछ अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। एक दिन मैंने सास को ओन पर कहते सुना, उसका हिसाब अलग से करना, बही खाते में मत चाहना। मैं सोफे पर सोने का नाटक कर रही थी। मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर बेइक्र थे। उनकी नहरों में मैं एक गरीब घर की जाहिल बहू थी जिसे हिसाब किताब का कै भी नहीं पता होगा। उनकी यही लापरवाही मेरा सबसे बड़ा हथियार बन गई। रात में मैं बिस्तर में दिन भर की सुनी हुई बातों को जोती थी।
पहेली के टुकड़े जो रहे थे। शक्ति मसाले में कुछ बहुत बाघोमझाला चल रहा था और मेरे पति और सास उसके केंद्र में थे। 13वीं के बाद घर लौटकर मैं आईना नहीं देख पाती थी। चेहरे पर जलने का निशान सूजा हुआ था। डॉक्टर ने इसे 2nd डिग्री बर्न बताया था। मैं अकेले ही अस्पताल जाती थी। बस में लोग मेरे चेहरे को घूरते थे। एक दोपहर मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। प्रिया जी, मैं शर्मा हूं, हम आपकी मां की 13वीं पर मिले थे। मुझे याद आ गया, यह वही बुजुर्ग थे जिन्होंने सांस को रोकने की कोशिश की थी और मुझे रूमाल दिया था। जी याद है, उस दिन मदद के लिए शुक्रिया। मैं आपकी मां को सालों से जानता था। वह बहुत अच्छी इंसान थी। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी। प्रिया जी, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ दिनों बाद हम एक कैफे में मिले। शर्मा जी एक रिटायर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने मां के बारे में बात की कि मां हमेशा मेरी चिंता करती थीं। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, प्रिया जी, ऐसे गांदानों के इलालाई भावनाओं से नहीं, सबूतों से लही जाती है। उनकी यह एक बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। 10 साल का अपमान और कंपनी में चल रही गब्भियां। जब मैंने डुप्लीकेट एग्रीमेंट के बारे में बताया तो उनका चेहरा बदल गया। ये जान बूझकर बनाए गए दोहरे बही खाते हैं, उन्होंने कहा। आपको हर चीज का रिकॉर्ड रखना होगा। किसने, कब, क्या कहा, हर छोटी से छोटी बात लिखो। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी जेब में हमेशा एक छोटी डायरी रहती थी। सास फोन पर बात करती तो मैं रसोई में बर्तन खखखाते हुए सुनती और बाद में लिख लेती। रोहन किसी से कहता वो पैसा अलग से हैंडल करना, तो मैं बाथरूम में जाकर उसे नोट कर लेती। शर्मा जी ने मेरी मुलाकात एक वकील एडवोकेट मेहरा से करवाई। वह एक अनुभवी महिला थी। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और कहा, अभी कुछ मत करना, बस सबूत इकट्ठा करो। मेरे ससुराल में मैं और भी यादा सहमी हुई और चुप रहने लगी थी। सास को लगा कि 13वीं की घटना के बाद मैं डर गई हूं। रोहन को लगा कि मैंने हार मान ली है। वे और ज्यादा लापरवाह हो गए और उनकी लापरवाही मेरे लिए सबूत इकट्ठा करने का सबसे बड़ा मौका बन गई। मेरी डायरी भरती जा रही थी। पहेली के टुकड़े एक साथ तस्वीर बना रहे थे। एक शाम रोहन घर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने आते ही मैं पर एक गाइल पटकी, इस पर साइन करो। मैंने गाइल देखी। उसमें कानूनी भाषा में बहुत कुछ लिखा था। मेरी न कॉर्पोरेट गारंटी शब्द पर पई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराया हुआ चेहरा बनाकर कहा, जी मुझे यह सब समझ नहीं आता। यह क्या है? रोहन चिढ़ गया, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस यहां साइन कर दो। सास भी आ गई। अरे देख देख कर क्या पलाई है, जाहिल गमवार, साइन कर दे। मैंने कहा, मेरी मोहर कमरे में है, मैं लेकर आती हूं। मैं कमरे में गई और दरवाजा बंद करके तुरंत होन निकाला। मैंने मोहर ढूंढने का नाटक किया और जब रोहन बाथरूम गया तो मैंने गाइल के हर पन्ने की फोटो खींच ली। कुल 8 पन्ने। जी मुझे मोहर नहीं मिल रही। मैंने वापस आकर कहा, मैं कल ढूंढकर साइन कर दूंगी। अगली सुबह मैं शर्मा जी से मिली। उन्होंने मेरे ओन में तस्वीरें देखी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। प्रिया जी, यह सिर्फ गारंटी नहीं है, यह कंपनी के सारे घर की जिम्मेदारी आपके सिर पर डालने की साजिश है। अगर कंपनी डूबी तो सिर आप जेल जाएंगी। जेल, यह शब्द मेरे कानों में गूंज गया। मैंने एडवोकेट मेहरा को तस्वीरें भेजी। उनका जवाब आया, कभी साइन मत करना, यह एक जाल है। उस शाम मैंने रोहन से कहा, जी मैंने मोहर ढूंढ ली है, पर मुझे डर लग रहा है, कहीं बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। रोहन ने झुंझलाकर कहा, कुछ नहीं होगा, यह बस एक फॉर्मेलिटी है। सास ने हंसते हुए कहा, देखो घरा डरपोक को। मैंने रोने का नाटक किया और कमरे में चली गई। वे दोनों पूरी तरह मान चुके थे कि मैं डर गई हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आया। उनकी यह लथहमी ही मेरी सबसे बड़ी जीत की तैयारी थी। बदलाव की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से हुई। रोहन देर से घर आने लगा, शराब पीकर। एक रात उसने बब्बा आया। कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई है, बैंक का कर भी नहीं चुका पा रहे। शक्ति मसाले में दरारें दिखने लगी थीं। तनख्वाह रुकने से कर्मचारी परेशान थे। सप्लायर्स का पैसा महीनों से अटका हुआ था। एक दिन एक पुराना सप्लायर ऑफिस आया और अपना कॉन्ट्रैक्ट थम करने का नोटिस दे गया। फिर बैंक वाले घर आने लगे। एक दिन बैंक का एक अफसर घर आया। उसे देखते ही मेरी सास के चेहरे का रंग उग गया। मैंने उनकी आंखों में पहली बार डर देखा था। कंपनी के बारे में ऑनलाइन शिकायतें भी बढ़ने लगी थीं। मसालों में मिलावट है, एक्सपायरी डेट की गब है। कंपनी की इत्त मिट्टी में मिल रही थी।
फिर कर्मचारी नौकरी छोड़ने लगे। सबसे पहले अकाउंटेंट ने इस्तीफा दिया। उसे डर था कि अगर कोई जांच हुई तो वह भी फंस जाएगा। 1 महीने में 30 कर्मचारियों में से सिर्फ 20 रह गए। घर का माहौल भी बिक गया था। सास अपनी सारी झुंझलाहट मुझ पर निकालती थीं। यह सब तेरी वजह से हो रहा है मनहूस। मैं चुपचाप सुनती रही। शर्मा जी ने कहा था, अब सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, सब कुछ भस्म हो जाएगा। और वह चिंगारी जल्द ही लगने वाली थी। एक शाम सास ने रोहन से कहा, रोहन, कंपनी बेच देते हैं। उनकी आवाज़ में कोई भाव नहीं था, वह हार मान चुकी थी। रोहन ने कहा, हाँ, बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे नया कुछ शुरू कर लेंगे। अगले दिन से खरीदार की तलाश शुरू हो गई। सास ने हर किसी को फोन किया, हर किसी से मिन्नतें की, लेकिन कंपनी की खराब हालत के बारे में सबको पता था। कोई भी डूबती नाव में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। उस रात मैंने शर्मा जी को मैसेज किया, वे कंपनी बेच रहे हैं। अगले दिन मैं, शर्मा जी और एडवोकेट मेहरा एक साथ बैठे थे। मेहरा जी ने कहा, यही सही वक्त है, लेकिन अगर मैं खरीदूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा, नहीं चलेगा। मेहरा जी ने एक गाय आगे बहाते हुए कहा, हमने एक नई कंपनी बनाई है जिसकी डायरेक्टर आप हैं। सौदा इसी कंपनी के नाम पर होगा। आखिरी दिन तक आपका नाम सामने नहीं आएगा। पैसे कहां से आएंगे? शर्मा जी ने बताया, आपकी मां ने जो बीमा और बचत के पैसे छोए हैं और कुछ मैंने निवेशकों से इंतजाम किया है, वह काजी है। कंपनी की कीमत अब बहुत गिर चुकी है। अगले 2 हफ्तों तक मैं घर में वही जाहिल बहू बनी रही और बाहर कंपनी खरीदने की प्रक्रिया चलती रही। ससुराल वालों को बर मिली कि एक खरीदार मिल गया है। वे उसी से झूम उठे। बस अब हमारी मुश्किलें थम। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दिन तय हुआ। अगला बुधवार दोपहर 2 बजे। सास और रोहन बहुत बेचैन थे। वे बार बार काट साथ देख रहे थे ताकि कोई गब्ब न हो। बस यह सौदा हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। वे नहीं जानते थे कि यह सौदा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही लाने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट से एक रात पहले मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरे फोन पर मेहरा जी का मैसेज था, सारी तैयारी हो गई है, कल आप उद मीटिंग में जाएंगी। मैंने अलमारी खोली। अंदर एक काली साई रखी थी जो मैंने 1 महीने पहले खरीदी थी। कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, या यूं कहें कल से सब कुछ शुरू होगा। बुधवार की सुबह मैं रो की तरह उठी, नाश्ता बनाया, घर का काम किया। सास और रोहन तैयार होकर निकले। वे बहुत खुश थे। तू घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना, सास ने जाते हुए कहा। जी माँ जी, मैंने सिर झुकाकर कहा। उनके जाने के बाद मैं तैयार होने लगी। मैंने चेहरे पर जलने के हल्के निशान पर मेकअप किया। फिर मैंने वह काली साई पहनी। आईने में मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। यह वह प्रिया नहीं थी जो रसोई में रहती थी, यह कोई और थी। दोपहर 1:55 लॉ गर्म का कॉन्फ्रेंस रूम। सास और रोहन पहले से ही वहां थे। वे बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। ठीक 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला। सबसे पहले एडवोकेट मेहरा अंदर आई, फिर मैं अंदर दाखिल हुई। मेरे दमों की आवाज आमोश कमरे में गूंज रही थी। रोहन ने मुझे सबसे पहले पहचाना। उसका चेहरा सेद पा गया। उसके हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। प्रिया, उसकी आवाज निकली। सास को समझने में एक पल लगा। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। तू यहां क्या कर रही है? वह चिल्लाते हुए खड़ी हो गईं। मैं रुकी नहीं। मैं चलकर खरीदार की कुर्सी पर बैठ गई, ठीक उनके सामने। मैंने आयल में पर रखी। यह क्या मार्क है? रोहन चिल्लाया। मैंने उसकी आंखों में देखा। 10 सालों में पहली बार मैंने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। यह कंपनी, मैंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आज से मैं खरीद रही हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सास और रोहन जैसे पत्थर के हो गए। मेहरा जी ने कहा, कानूनी तौर पर यह सौदा पूरी तरह से जायज है, क्या आप साइन करेंगे? उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वे यह सौदा नहीं करते तो कंपनी दिवालिया हो जाती और उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलता। कांपते हुए हाथों से सास ने साइन किए। उनकी आंखों से एक आंसू टपका। रोहन ने भी सिर झुकाकर साइन कर दिए। जिस पल पेन नीचे रखा गया, शक्ति मसाले उनकी नहीं रही। मैं खड़ी हुई। मैंने उन्हें आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गई। यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। असली शुरुआत अब होनी थी। अगले दिन मैं सुबह 7 बजे शक्ति मसाले पहुंची। मैंने सुबह 10 बजे एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई। मीटिंग रूम में सारे मैनेजर और हेड मौजूद थे। सास और रोहन भी आए। वे सबसे आगे बैठे थे।
जैसे अब भी वही मालिक हूं। मैं कमरे में दाखिल हुई। मैं सीधे डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठी और मीटिंग शुरू की। नमस्ते, मैं इस कंपनी की नई मालकिन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिया हूं। मैंने प्रोजेक्टर पर कंपनी के पिछले 5 सालों का हिसाब दिखाया, दोहरे बही, खाते, गबन और वह गारंटी वाला पेपर जिससे वे मुझे फांसाना चाहते थे। एक एक करके मैंने उनके सारे काले कारनामे सबके सामने रख दिए। रोहन चिल्लाया, यह सब बकवास बंद करो। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कंपनी को बचाने के लिए जिम्मेदार लोगों को हटाना जरूरी है। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। फिर मैंने ऐलान किया, इस बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि पूर्व डायरेक्टर रोहन और पूर्व सलाहकार कमला देवी को उनके सभी पदों से बर्खास्त किया जाता है। मैंने सिक्योरिटी को इशारा किया, इन दोनों के आई कार्ड जब्त कर लीजिए। सास चिल्लाई, मैंने यह कंपनी बनाई है। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, सही कहा माँ जी, यह कंपनी आपने ही बनाई थी और इसे बर्बाद भी आपने ही किया है। उनकी बोलती बंद हो गई। उन दोनों को सिक्योरिटी गार्ड्स ने कंपनी से बाहर निकाल दिया। जिस कंपनी को वे अपना साम्राज्य समझते थे, वहां से उन्हें आली हाथ निकाल दिया गया। उन्हें लगा था कि कंपनी बेचकर मिले पैसों से वे फिर से शुरुआत कर लेंगे, लेकिन यह उनकी लतहमी थी। मैंने कंपनी के हर का हिसाब करवाया। पता चला कि उन्होंने कंपनी के नाम पर अपने व्यक्तिगत कर भी ले रखे थे। बैंक ने और दूसरे लेनदारों ने उनके घर, गांव, सब कुछ पर बहा कर लिया। जिस आलीशान बंगले पर उन्हें घमंड था, वह नीलाम हो गया। रोहन की महंगी गाय खींच ली गई। उन्हें एक छोटे से सीलन भरे तहखाने जैसे कमरे में रहना पा। रोहन को कहीं नौकरी नहीं मिली। शक्ति मसाले के पूर्व डायरेक्टर का दाह उसके साथ झुक गया था। रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया। जिस सास की पार्टियों में भी लगती थी, अब कोई उनका जोन तक नहीं उठाता था। फिर मैंने तलाक का मुकदमा दायर किया। अदालत में मैंने पिछले 10 सालों के सारे सबूत पेश किए। मेरी डायरी, जलने के निशान की मेडिकल रिपोर्ट, 13वीं के दिन के मेहमानों की गवाही और वह गारंटी वाला पेपर। जज ने मेरे हाँ में फैसला सुनाया। तलाक मंजूर हुआ और रोहन को मुझे मुआवजा देने का आदेश दिया गया। अदालत से बाहर निकलते हुए रोहन मुझे आली नरों से देख रहा था। मैंने उससे कहा, कंपनी भी और पैसा भी सब मैंने बचाया है। तुम लोग मेरी वजह से नहीं, अपनी करनी की वजह से बर्बाद हुए हो। वह कुछ नहीं कह सका। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अदालत के बाहर एक बेंच पर बैठकर मैंने अपने पर्स से माँ की एक पुरानी तस्वीर निकाली। मंडी में मुस्कुराती हुई माँ, मैंने कर दिखाया। मैंने धीरे से कहा, एक आंसू मेरी आंख से गिरा। यह दुहक का नहीं, बल्कि 10 साल के बोझ के उतर जाने का आंसू था। शक्ति मसाले अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। मैंने पुराने कर्मचारियों को वापस बुलाया, नए सप्लायर्स के साथ अच्छे सौदे किए। मेरे ऑफिस में पर माँ की वही मुस्कुराती हुई तस्वीर रखी है। मैं रोज सुबह काम शुरू करने से पहले उसे देखती हूँ। अब कोई सिर झुकाने वाली बहू नहीं है, कोई रसोई में छिपने वाली या बाथरूम में रोने वाली औरत नहीं है। अब सिर्फ एक औरत है जो अपने पैरों पर खड़ी है। आज भी मैं सुबह 7 बजे शक्ति मसाले के गेट से अंदर दाखिल होती हूँ, कंधे सीधे, सिर ऊंचा। मेरे दमों की आवाज़ लॉबी में गूंजती है। यह आवाज़ धीमी है लेकिन बहुत मजबूत है। यह 10 साल की आमोशी से पैदा हुई एक औरत के दमों की आवाज़ है। यह प्रिया की कहानी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को कम समझना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। सास और पति ने 10 साल तक प्रिया को दबाया, लेकिन उनके उसी बर्ताव ने प्रिया को वह हथियार दिया जिससे उसने सब कुछ बदल दिया। सब्र करना और गुल्म सहना 2 अलग बातें हैं। प्रिया ने भावनाओं से नहीं, दिमाग से लाई। उसने इंतहार किया और सही समय आने पर एक ही वार में सब कुछ पलट दिया। जिस पल आप किसी को कमजोर समझते हैं, उसी पल आप हार जाते हैं। उम्मीद है यह कहानी आपके दिलों में लंबे समय तक रहेगी।